तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की पाठशाला में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये चीज़ जाननी पड़ेगी कि रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में क्यों होती है या क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए उसकी स्पीशीज़ का कंटिन्यूएशन या फिर उसकी स्पीशीज़ का एग्जिस्टेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जितना उसकी स्पीशीज़ का एग्जिस्टेंस होगा उसके जैसे बाकी ऑर्गेनिजम्स भी तब तक ही रह पाएंगे। अब इस कंटिन्यूएशन के लिए उसके जितने भी पुराने मेंबर्स हैं, उस स्पीशीज़ के जितने पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको किसी न किसी नए ऑर्गेनिज्म के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। अब उस रिप्लेसमेंट के लिए हमें रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। क्योंकि पुराने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो एक ना एक टाइम बाद उनके लाइफ स्पैन ख़त्म होगा, वो डेड हो जाएंगे। अब बात आती है कि जितने भी नए ऑर्गेनिजम्स आने वाले हैं वो आएंगे किस मेथड के थ्रू, तो उसी मेथड को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो रिप्रोडक्शन का सीधा मतलब निकलता है कि जितने भी पुराने ऑर्गेनिज्म हैं उनसे नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करना, उनकी सेम स्पीशीज़ के नए ऑर्गेनिजम्स के प्रोडक्शन को ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। सो बात ऐसी है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसके एक सर्टेन पीरियड के बाद डेथ तो होनी ही है। तो ये जो बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है, इसी टाइम पीरियड को हम कहते हैं लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन के अंदर हमने बात करी कि नेचुरल डेथ। तो नेचुरल डेथ का मतलब है क्या? नेचुरल डेथ का मतलब है कि बर्थ से लेकर बर्थ के बाद ग्रोथ फेज़ आता है, ग्रोथ फेज़ के बाद रिप्रोडक्टिव फेज़ आता है, उसके बाद सेनेसेंस फेज़ आता है, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है ओल्ड हो जाता है, उसका मतलब जो लाइफ स्पैन है वो ख़त्म होने वाला होता है। अब यही जो जब वो ओल्ड हो जाता है उसके बाद जब उसकी नेचुरली डेथ होती है, उस उतने लाइफ स्पैन को हम कहते हैं, हमारा मतलब उतने जो टाइम पीरियड है उसको हम लाइफ स्पैन से डिनोट करते हैं। अब इसी के अंदर अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेचुरल डेथ ना होकर के एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है किसी भी नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल तरीके से, तो उसको हम लाइफ स्पैन के अंदर काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि लाइफ स्पैन किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का नहीं देखा जाता है, लाइफ स्पैन एक पूरे पॉपुलेशन का देखा जाता है। तो पूरे पॉपुलेशन के अंदर काफ़ी लोगों का जो नेचुरल डेथ का टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा रहा होगा, कुछ का बहुत कम रहा होगा, तो उसका एक एवरेज टाइम पीरियड निकाला जाता है एक पूरी पॉपुलेशन का, जिसको हम लाइफ स्पैन के माध्यम से समझते हैं। और लाइफ स्पैन के अंदर हमारा मतलब हमें देखा जाता है कि काफ़ी सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं या काफ़ी सारी जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, उनके ऑर्गेनिजम्स किसी की लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है, किसी की लाइफ स्पैन बहुत ही कम है। मतलब जैसे डिफरेंस इनका बहुत ज़्यादा ही है। जैसे कुछ के तो लाइफ स्पैन होती है कुछ फ्यू डेज़, फ्यू मिनट्स की भी, फ्यू वीक्स की भी। अब कुछ की लाइफ स्पैन होती है थाउजेंड्स ऑफ द ईयर्स की, है ना। तो अब ये जो चीज़ है लाइफ स्पैन की, कि किसी की लाइफ स्पैन इतनी कम, किसी की लाइफ स्पैन इतनी ज़्यादा है, तो हमें नेचुरल देख के लगता है कि जो ऑर्गेनिज्म बड़ा है, ये जो प्लांट की बात अगर हम करें तो जो प्लांट बड़े होते हैं उनकी लाइफ स्पैन नेचुरल छोटे वाले जो प्लांट हैं उनसे कम होती होगी, या छोटे वाले जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे कम होती होगी। पर हर केस में ऐसा नहीं देखा जाता है, क्योंकि कुछ केस ऐसे भी होते हैं, जैसे अगर हम ले पैरट और क्रो का लाइफ स्पैन अगर हम कंपेयर करें तो दोनों का जो साइज़ है लगभग आइडेंटिकल होता है ना, दोनों सेम साइज़ के ही होते हैं, लेकिन इन दोनों की एज में डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। जो पैरट है उसका लाइफ स्पैन होता है 140 ईयर्स, और जो क्रो है उसका लाइफ स्पैन होता है 15 ईयर्स। तो इनका लाइफ स्पैन में बहुत अंतर है। सेम ऐसे ही अगर हम प्लांट में देखें तो प्लांट में भी जो हमारा मैंगो ट्री होता है या फिर बनियन ट्री होता है, तो इनकी लाइफ स्पैन इतनी ज़्यादा नहीं होती। बनियन ट्री की फिर भी ज़्यादा होती है, बनियन ट्री की लाइफ स्पैन लगभग 200 to 300 ईयर्स की लाइफ स्पैन हो जाती है। लेकिन वहीं अगर हम देखें पीपल के ट्री को, तो पीपल का ट्री भी लगभग बनियन ट्री के साइज़ का ही होता है, लेकिन उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 2000 to 3000 ईयर्स तक चला जाता है। तो इससे यही हमें पता चलता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन उसके साइज़ पर तो डिपेंड नहीं करता है ना, वो डिपेंड करता है उसके नेचुरल हैबिटेट पे, या फिर जो जिस क्लाइमेट में वो रहता है वहाँ का, मतलब उसके खुद के इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे, मेटाबॉलिज्म रेट पे, इन सब चीज़ों पे भी उसका लाइफ स्पैन डिपेंड करता है। अगर वो ज़्यादा सूटेबल इन्वायरमेंट में रहेगा तो उसका लाइफ स्पैन नेचुरली बढ़ जाएगा, और कुछ अगर अनसूटेबल इन्वायरमेंट में रहेंगे तो उनका लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। और ये जो लाइफ स्पैन कम या ज़्यादा होने का है, ये पूरी पॉपुलेशन का देखते हैं तो ये एकदम से नहीं देखेंगे हम कि अगर कोई
ऑर्गेनिज़म एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में जस्ट शिफ्ट हुआ है तो उसका लाइफ स्पैन कम या ज़्यादा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होती। उसमें भी एक ग्रेजुअल टाइम लगता है उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने में। तो अब हम बात करते हैं कि जो बोला जाता है कि जो बहुत छोटे छोटे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको छोड़ के बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब का कभी ना कभी डेथ होनी है ना। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब जितने भी बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब मोर्टल हैं, मतलब उनकी डेथ आएगी, लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है या फिर बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज़ के, मतलब सिंगल सेल बहुत छोटा ही होता है, तो इतने साइज़ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ स्पैन मतलब उनकी लाइफ स्पैन इन्फिनाइट होती है, उनका कभी डेथ होती नहीं है ना, वो इमॉर्टल होते हैं। तो इसका एक एग्जांपल अगर हम लें और रीज़न देखें तो जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो जैसे अमीबा का ही देख लें, अगर हम अमीबा हमारा अमीबा या पैरामीशियम जो है, अगर हम अमीबा के लाइफ स्पैन में देखें तो वो अपना साइज़ मतलब ग्रेजुअली साइज़ इंक्रीज़ करके 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है ना। तो जब वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है तो वो अपने आप को 2 डॉटर सेल में ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है, उसका कोई भी पिछला एग्जिस्टेंस अब नहीं बचा, अब वो डिवाइड होके 2 नए डॉटर सेल बना लिए उसने, है ना। तो इसका मतलब क्या है, वो खुद ही कन्वर्ट हो गया नए ऑर्गेनिज्म में। अब नए ऑर्गेनिज्म में अगर वो कन्वर्ट हो गया तो नए ऑर्गेनिज्म का भी कुछ लाइफ होगा, फिर वो भी कन्वर्ट होगा आगे जाके। तो इस तरीके से जो अमीबा वगैरह हैं, पैरामीशियम है, जितने बाइनरी फिजन वगैरह करते हैं, है ना, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया वगैरह, कुछ का ऐसा होता है कि लाइफ स्पैन मतलब इनफाइनाइट लाइफ स्पैन हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो इमॉर्टल हो जाते हैं एक तरीके से। वो उनके जो जैसे अगर ह्यूमंस में भी ले लें या फिर जितने भी बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका क्या होता है कि वो अगर मैं हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में बडिंग होती है। अब उसमें क्या होता है कि वो एक छोटा सा बड उसमें से हाइड्रा में से ओरिजिनेट होता है और वो बड धीरे धीरे करके बड़ा साइज़ ले लेता है और फिर वहीं नीचे टूट कर नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। अब इसमें जो पेरेंट बॉडी है वो तो अभी भी है ना, पेरेंट बॉडी अभी भी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है कि जो पेरेंट बॉडी है वो खुद कभी ना कभी उसकी डेथ आएगी। लेकिन अमीबा के केस में, पैरामीशियम के केस में, या छोटे छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, इनके केस में, सब की बात नहीं कर रहे, कुछ की बात कर रहे हैं बैक्टीरिया में भी, तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो इन्फिनिट लाइफ स्पैन हम बोल सकते हैं। ये इमॉर्टल होते हैं एक तरीके से, इनकी कभी भी नेचुरल डेथ नहीं हो सकती। अब इसी में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन का आता है। तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या होता है कि किसी भी मेंबर जो होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म, एक स्पीशीज़ का, उसकी मैक्सिमम लाइफ स्पैन कितनी थी, या जो भी पूरी स्पीशीज़ है उसमें से सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन वाला जो ऑर्गेनिज्म है, उस लाइफ स्पैन को हम उस पूरी स्पीशीज़ की मैक्सिमम लाइफ स्पैन कंसिडर करते हैं। अब इसके अंदर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म, मतलब पूरे स्पीशीज़ के अंदर बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी एवरेज लाइफ स्पैन अगर हम देखें तो 40 ईयर्स मान लो, और किसी एक ऑर्गेनिज्म की, उसी स्पीशीज़ में से उस ऑर्गेनिज्म की अगर लाइफ स्पैन चलेगी 100 ईयर्स, तो हमारी मैक्सिमम लाइफ स्पैन 100 ईयर्स ही मानेंगे हम। भले ही जितने भी बाकी के ऑर्गेनिज्म है वो 30-40 ईयर्स पर भी डेड हो जाते हैं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी के बाद आता है कि एवरेज लाइफ स्पैन जो है ना, तो एवरेज लाइफ स्पैन तो जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की जो लाइफ स्पैन है उसका एवरेज अगर हम निकालेंगे तो एवरेज लाइफ स्पैन हो जाएगा, है ना। उसी हिसाब से होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो हम कितना लाइफ एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म से, उसके एक स्पीशीज़ के अंदर, वो होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब इसको निकालते कैसे, हम एक्सपेक्ट करेंगे कैसे कि उसका कितना जो लाइफ स्पैन है वो हो सकता है, तो वो एवरेज लाइफ स्पैन के थ्रू ही निकालते हैं कि जितने भी बाकी के ऑर्गेनिज्म उस इन्वायरमेंट में जितना भी मैक्सिमम लाइफ स्पैन अटेन कर पा रहे हैं, मैक्सिमम मतलब एवरेज लाइफ स्पैन अटेन कर पा रहे हैं, तो वही लाइफ स्पैन हम सोचते हैं कि जो नया ऑर्गेनिज्म आएगा उसके लिए भी वही सेम लाइफ स्पैन ही होगा, है ना, उतना ही लाइफ स्पैन तक वो जी सकता है। अब इसमें आता है कि जो मैक्सिमम लाइफ स्पैन है वो हमने बात करी कि एक स्पीशीज़ में से किसी का भी, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का अगर जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज़्यादा चला जाता है, मान लो कोई एक सर्टेन बेंचमार्क वो लगा देता है, मान लो अगर किसी भी एक स्पीशीज़ में 100 ईयर्स किसी एक ऑर्गेनिजम्स ने किसी ऑर्गेनिज्म में अटेन कर लिया 100 ईयर्स के लाइफ स्पैन, तो उस पूरी स्पीशीज़ के मैक्सिमम लाइफ स्पैन हो जाएगी 100 ईयर्स। तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन जो होता है हम किसी एक स्पीशीज़ के लिए निकालते हैं,
पूरी स्पीशीज़ के लिए, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है वो एक पॉपुलेशन के लिए होती है। पॉपुलेशन मतलब कि हमने अभी देखा कि अगर बाकी के ऑर्गेनिज़म एवरेजली मान लो 40 ईयर्स के लाइफ स्पैन है बाकी के ऑर्गेनिज़म्स की, तो जो और अगर हम किसी एक इंडिविजुअल का देखें तो उसकी भी लाइफ स्पैन भी वही होगी, बाकी इंडिविजुअल की लाइफ स्पैन वही होगी, एवरेज लाइफ स्पैन या लाइफ जो हम एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं उस ऑर्गेनिज़म से, उसकी मैक्सिमम लाइफ स्पैन वही होगी। तो वही उसी को हम बोलते हैं कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो एक पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। पूरी पॉपुलेशन ने कितना लाइफ मतलब वो अटेन कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि जो मतलब अगर हम ह्यूमंस का देखें तो ह्यूमंस में तो हमें पता चल जाएगा कि कोई भी ह्यूमन या कोई भी एक कम्युनिटी के लोग, किसी पॉपुलेशन के लोग, किसी एक एरिया के स्पेसिफिक एरिया के लोग कितना मतलब उनका जो लाइफ स्पैन है कितना रहा, वो उनके बर्थ से लेकर उनके डेथ तक का टाइम कितना रहा एवरेजली, तो वो हम निकाल सकते हैं बड़ा इजीली। लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, है ना, वाइल्ड एनिमल्स का हम कैसे निकालेंगे? वाइल्ड एनिमल्स के लिए तो हमें कोई एक किसी को हायर करना पड़ेगा वहाँ पे जो उनके लाइफ स्पैन को नोट कर सके। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब जितने भी एनिमल्स हैं वाइल्ड एनिमल्स, उनकी लाइफ स्पैन को स्टडी कर सके। लेकिन अब जैसे फॉरेस्ट वगैरह हैं उसके अंदर इनकी लाइफ स्पैन को स्टडी कर पाना उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो एक तो क्या होता है कि फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा उनकी हाई रिस्क होता है उनकी लाइफ को, जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं, कि दूसरे जो प्रेडेटर्स हैं वो उनको अपना प्रे ना बना लें, वो उनको खा ना जाएं। तो इसलिए हम फॉरेस्ट वगैरह के अंदर तो हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा, फॉरेस्ट बहुत वास्ट होते हैं। अब कोई ऑर्गेनिज्म, कोई एनिमल मान लो किसी दिन यहाँ था तो किसी दिन कहीं और चला जाएगा, तो उसके लिए भी हमें मतलब उनके पीछे पीछे जाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे हम फॉरेस्ट के अंदर तो कर नहीं सकते हैं। तो अगर हम फॉरेस्ट में नहीं जा सकते तो हम क्या करते हैं, हम एनिमल्स को अपने पास बुला लेते हैं। अब उनको रखते कहाँ हैं? उनको हम रखते हैं जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर, मतलब ज़ू के अंदर, जहाँ पे उनकी स्टडी भी हो जाती है और लोग एंटरटेन भी हो जाते हैं। तब यही जो हमारा मेन इंटेंशन इसके पीछे यही होता है कि उनको हम अपने किसी भी एक सूटेबल एनवायरनमेंट में, जो जिस एनवायरनमेंट में वो रेगुलरली रहते हैं, जो फॉरेस्ट वाला एनवायरनमेंट हम उसको दे सकते हैं। जो भी सेंचुरीज़ वगैरह होती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, उसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे अगर एलिफेंट वगैरह का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है तो उसके अंदर उसी के जैसे मतलब बाकी जितने भी एलिफेंट्स होते हैं उन सबको उस एक बड़े से एक लगभग नेचुरल से जैसे दिखने वाली जगह पे उनको रखा जाता है एरिया पे, ताकि उनका जो नेचुरल लाइफ स्पैन है वो हम पता कर सकें कि नेचुरली कितना ज़्यादा वो लिव कर सकते हैं। और जितने भी बाकी के एनिमल्स हैं जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, जहाँ पे वो रेगुलरली रहते हैं, वहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे करते नहीं, क्योंकि रेयरली वहाँ पे ऐसा होता है कि कुछ जो एनिमल्स वगैरह होते हैं वो अपनी मैक्सिमम लाइफ स्पैन जो उनकी अटेन कर सकते हैं वो अटेन करते हैं। क्योंकि बाकियों को तो जितने भी बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मान लो कोई अगर रैबिट के ऊपर अगर हम स्टडी कर रहे हैं या डियर के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो इन सब को अगर हम फॉरेस्ट में जाके स्टडी करेंगे तो मान लो आज एक ये डियर ने बर्थ लिया और उसके बाद 2-3 हफ्ते बाद ही कोई और एनिमल उसको आके खा गया, तो इसका कुछ फ़ायदा होगा नहीं। और दूसरी चीज़, उनका जो उनके बारे में हम अच्छे से स्टडी भी नहीं कर पाएंगे कि वो उनकी डेथ किस वजह से हुई है। मान लो उनकी डेथ डिजीज़ की वजह से हुई हो, या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई हो, या किसी और दूसरे जो प्रेडेटर्स हैं उन्होंने उनको खा लिया हो, तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए हम ज़्यादा मतलब रिलायबल क्या चीज़ होती है कि हम उसको अपने मतलब नेचुरल जैसे दिखने वाले इन्वायरमेंट में हम उनको ला के रखें, वहाँ पे उनके ऊपर स्टडी करें। अब अगर हम मैक्सिमम लाइफ स्पैन ह्यूमंस की देखें तो वो बोला जाता है 121 ईयर्स, जो कि जापान का एक पर्सन है शिरोशियो इज़ुमी, जो कि 120 ईयर्स और 237 डेज़ जो था वो इतना टाइम तक वो ज़िंदा था, इतना टाइम उसका लाइफ स्पैन था, जो कि 1986 के अंदर इसको मतलब रिकॉर्ड किया गया था। अब बहुत सारे और भी लोग हैं जिनके लाइफ स्पैन इससे भी ज़्यादा है, पर वो रिकॉर्डेड नहीं है किसी भी मतलब इंस्टीट्यूट के अंदर, तो उनका नहीं देखा जाता है। बाकी अभी तक का तो 121 ईयर्स जो कि रिकॉर्डेड है, वो प्रूफ यही है। और अगर हम कंट्री वाइज देखें तो इंडिया की जो मतलब
लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 65 ईयर्स की है, और यूनाइटेड स्टेट्स की 78 और जापान की 81 ईयर्स है। जापान की सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है, सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वहीं के लोग सबसे ज़्यादा टाइम तक लिव करेंगे, क्योंकि वहाँ का एक तो फूड कल्चर के ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि किस तरीके का फूड हम खाते हैं, किस तरीके के इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, उस चीज़ के ऊपर भी हमारा लाइफ स्पैन डिपेंड करता है। तो वहाँ का जो सी फूड वगैरह वो ज़्यादा खाते हैं, इस वजह से उनका लाइफ स्पैन थोड़ा हमसे बेहतर रहता है। अब अगर हम कुछ एनिमल्स का या कुछ प्लांट्स का लाइफ स्पैन देखें तो एलिफेंट की लाइफ स्पैन होती है 65 to 90 ईयर्स, रोज़ की होती है 5 to 7 ईयर्स, डॉग की 20 to 30 ईयर्स, बटरफ्लाई की 1 to 2 वीक। देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होती है, कुछ ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन बहुत कम होती है। क्रो की लाइफ स्पैन 15 ईयर्स है, पैरट की लाइफ स्पैन 140 ईयर्स है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। काऊ की 20 to 25 ईयर्स है, बनाना ट्री की 12 ईयर्स के आसपास होती है, 12 to 20 मान सकते हैं हम। क्रोकोडाइल की 60 ईयर्स होती है, हॉर्स की 62 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई की 2 वीक्स तक रहती है, राइस प्लांट की 3 to 4 मंथ्स, टॉर्टोइज 100 to 150 ईयर्स रहती है, बनियन ट्री की 250 to 300 ईयर्स रहती है, और जो पीपल ट्री है उसकी लाइफ स्पैन 2000 to 3000 ईयर्स तक भी रहती है। अब इसी के अंदर आते हैं कि रिप्रोडक्शन की जो मेन डेफिनेशन है वो यही है कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर कोई एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देता है, जो कि उसकी सेम स्पीशीज़ के होते हैं। उसकी स्पीशीज़ के कंटिन्यूएशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यही जो लाइफ स्पैन चलता है वो 3 फेज़ में चलता है। पहला तो ग्रोथ फेज़ होता है, दूसरा मैचुरेशन या फिर रिप्रोडक्टिव फेज़ आता है, तीसरा फिर सेनेसेंस फेज़ आता है। अब ये जो ग्रोथ फेज़ है इसको प्लांट में हम ग्रोथ फेज़ बोलते हैं, एनिमल्स के अंदर जुवेनाइल फेज़ बोलते हैं। अब यही जो साइकिल है इसमें तीनों चीज़ें बर्थ, ग्रोथ और डेथ, तीनों चीज़ें इसके अंदर नोट की जाती हैं। अब रिप्रोडक्शन जो होता है किसी भी स्पीशीज़ के कंटिन्यूटी के लिए, उसकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन की एग्जिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिप्रोडक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है वो चीज़ तो हमने देख लिया। रिप्रोडक्शन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो चीज़ अब इसमें आती हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके हैबिटेट के ऊपर या फिर उनके इंटरनल फिजियोलॉजी, उनके जो क्लाइमेट है या जो उनका मेटाबॉलिज्म रेट वगैरह जो होता है, इन सब के ऊपर। अब जो हर एक ऑर्गेनिज्म है उसका रिप्रोडक्शन का एक अपना मेथड है जो कि डिपेंड करता है उसके इंटरनल फिजियोलॉजी के ऊपर, जो उसका हैबिटेट है उसके ऊपर, जो उसके आउटर एनवायरनमेंट है और उसका जो मेटाबॉलिज्म वगैरह है, उन सब के ऊपर भी उसका रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है। तो ये जो रिप्रोडक्शन है इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कोई ऑर्गेनिज्म का साइज़ क्या है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे पास 2 टाइप के रिप्रोडक्शन आ जाते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि कोई भी सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है उस रिप्रोडक्शन के अंदर, जिसके अंदर ना गेमेटिक फॉर्मेशन होता है ना गेमेट्स का फ्यूजन होता है। विदाउट गेमेटिक फ्यूजन के रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल वाला। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं अपोजिट सेक्सेस के, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, जिसके अंदर गेमेटिक फ्यूजन होता है और जिसकी वजह से कोई नया ऑफस्प्रिंग बर्थ ले पाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने बात करी लाइफ स्पैन के बारे में, लाइफ स्पैन की कंडीशंस के बारे में, एवरेज लाइफ स्पैन, मैक्सिमम लाइफ स्पैन, वाइल्ड लाइफ की लाइफ स्पैन कैसे कैलकुलेट की जाती है, जो ह्यूमंस की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, और हमने जितने भी प्लांट्स एनिमल्स हैं इनकी लाइफ स्पैन के बारे में भी देखा, रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू लिया है। अगली वीडियो के अंदर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर करेंगे, तो इसकी अगली वीडियो ज़रूर देखना। बाकी आज की वीडियो के लिए तो इतना ही था, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, जो कि हम आगे की वीडियो में इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।